तीन चीजों के बारे में आइडियोलॉजी। ये अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते थे, इंडियंस के बारे में क्या सोचते थे, और आंदोलन के बारे में क्या सोचते थे। इनका मानना था अंग्रेज देवता है, देवता, अंग्रेजों से भले लोग इस दुनिया में कहीं, और ये तो अंग्रेजों का आशीर्वाद है जो अपने देश में आ गए। अपने अहोभाग्य कि अपने देश में अंग्रेज आए और अपने एकदम फर्जी लोग हैं अपने देश के, तो इनको सुधारने का काम करने के लिए कौन है, अंग्रेज। देवताओं ने भेजे भाई, भगवान ने भेजे, और इन्होंने कहा हे अंग्रेजों तुम चले मत जाना, तुम यदि हमारे देश से चले गए तो हम पैर पकड़ के वापस लाएंगे, क्योंकि तुम हो इसलिए हमारे शांति है। यदि तुम चले जाओगे तो हमारे देश में शांति नहीं रहे। तुम आए इसलिए हमारे राजा महाराजा खत्म हो गए भाई साहब। जब तक तुम नहीं आए थे हमारे यहाँ पे मुगल बादशाह बैठे थे, और जी में आती तब कोई रूल लागू हो जाता, मेरा वचन ये मेरा शासन, और अत्याचार था हमारा। कभी कोई महिलाओं को उठा के ले जाता, कभी कोई बच्चों को उठा के ले चले जाते। तुम बहुत भले हो, प्लीज कहीं जाना मत, ऐसा कौन सोचते थे, नरम दल के लोग। कैसे कौन सोचते, बात भी सच्ची है, बात तो सच्ची थी उनकी, था तो सही। इससे पहले राजा महाराजाओं वाला राज था, उससे कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाने का काम किया था। वो किसने किया था, अंग्रेज। बंटा हुआ भारत था, डिसइंटीग्रेटेड इंडिया था, उसको यूनाइट करने का काम किया था। वो किसने किया था, पर थोड़ा ज्यादा ही कह गए, भगवान का रूप ही बता दिया। अंग्रेज किसके भेजे में, देव। पूछा तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि देवताओं के भेजे में, तुम्हें क्यों इतने अच्छे लगते हैं। इनका भाई साहब अंग्रेज है ना न्याय प्रिय है। क्या है, न्याय करते हैं, किसी का पक्ष लेते। राजा का राज था, जिस धर्म का राजा उस धर्म का क्या ले लिया करता, पक्ष। और बहुत मारा मारी थी। अंग्रेज बेचारे सही सही को सही और गलत को क्या कहते हैं, गलत। ये किसी में पक्षपात करते नहीं। अब दूसरा भारतीयों के लिए, भारतीयों के बारे में इनका क्या मानना था, इनका कहना था भारतीय भोंगड़ है, आता तो है नहीं इनको कुछ, राजनीतिक इनको कोई भी समझ, इसलिए इनको आंदोलन में शामिल करना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप नोटिस करो, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग ही आए, पढ़े लिखे लोग ही आए, क्योंकि जनता को बुलाया नहीं। क्या करेंगे जनता को बुला के, पता ही नहीं भाई साहब इनको। इनको 2 टाइम की रोटी मिल जाए वो खूब, इनको क्या पता पॉलिटिक्स क्या है, इनको क्या पता फ्रांस में क्रांति हो गई और वहां पे स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जैसी बात की जा रही है। इनको क्या पता अमेरिका में ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। इनको पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, इसलिए इनको क्रांति में शामिल नहीं करना चाहिए, इनको आंदोलन में शामिल नहीं करना। तो भाई साहब क्या करें, पढ़ाओ, भारतीयों क्या करो, पहले एजुकेशन दो। जैसे जैसे एजुकेशन आएगी, पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, फिर अपने आप शामिल हो जाएंगे। तो अंग्रेजों के बारे में हो गया, भारत के बारे में हो गया, अब अगला क्या है, तो सब आंदोलन कैसे चलाएं। ज्यादा लोग तो अपने पास है नहीं। एक तो क्या होता है, ज्यादा लोग अपने पास होते हैं कि मेरे साथ में 50,000 लोग हैं, आंदोलन कैसे चलाएं। मैंने कहा सड़क पर आते हैं, 50,000 लोग सड़क पर आएंगे, चक्का जाम, सरकार को बात माननी पड़ेगी, पर मेरे साथ लोग ही 50 है, तो सड़क पे आने से तो बाहर पड़ेगी नहीं। तो मैं क्या करूं, तो हम मीटिंग करेंगे। फिर मीटिंग करके क्या करेंगे, तो मीटिंग में एप्लीकेशन तैयार करेंगे। एप्लीकेशन तैयार कर क्या करेंगे, अंग्रेजों को देख के आएंगे। अंग्रेजों को देखेंगे, अंग्रेजों को कहेंगे साहब ये लो एप्लीकेशन और इस पे मामले देख लो। तो आंदोलन को कैसे चलाया जाएगा, अधिवेशन तथा प्रार्थना पत्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से, मीटिंग करेंगे, मीटिंग मतलब अधिवेशन, एप्लीकेशन दे के आएंगे मतलब प्रार्थना पत्र, ज्ञापन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, अधिवेशन बुलाएंगे। ऐसे पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग्स करते रहेंगे, अंग्रेजों को हमारी समस्याएं बताते रहेंगे। चूंकि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं तो हमारी समस्याओं का क्या हो जाएगा, समाधान। किस लिए पार्टी बनाई है, लोगों की समस्याओं का क्या करना है, समाधान। आप देख लो सारी बातें नरम नरम बातें, थोड़े लोग शामिल करने हैं, मीटिंग करनी है, एप्लीकेशन दे के आनी है, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, हर कोई आना। अंग्रेज बहुत भले हैं, ये बातें उग्रवादी बातें हैं, नरम दल की बातें हैं। इसलिए पहले चरण को क्या कहते हैं, नरम। क्या किया उन्होंने इस 20 साल में, इनका क्या योगदान था। सबसे पहला तो ये है कि भाई साहब और कुछ किया ना किया हो, पर आंदोलन शुरू तो किया है ना, और केवल शुरू नहीं किया बल्कि उसको संगठित किया। हर साल अधिवेशन करना, हर साल अध्यक्ष बनाना, हर साल ज्ञापन देना, हर साल एप्लीकेशन तैयार करना, चल तो रहा। नहीं होने से कुछ होना बहुत आवश्यक है। अब तक तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो इस आंदोलन को प्रारंभ करने वाले, इस आंदोलन को संगठित करने वाले, वो इनिशिएट करने वाले और ऑर्गेनाइज वे के अंदर लेने वाले कौन थे। इनका सबसे बड़ा योगदान तो है कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया तथा उसे संगठित किया। निरंतरता बहुत जरूरी होती है, कंटिन्यूटी चीजों के अंदर बनती। आप यूं छड़ियां खाते हो कई बार, आज से पक्का पढ़ूंगा, फिर अपने से पढ़ाई ले दे के होती है 3 दिन, 3 दिन के बाद में अपने वही घोड़े वही मैदान वापस। कोई टॉपर आके जाए क्लास में और वो कहे कि मैंने आईएएस में पढ़ने के लिए ये किया था, ये किया था, ये किया था, और आपको जाते लगता है कि आज सारी किताबें खा जाऊंगा मैं। उस रात को तो आप पूरी रात पढ़ते हो, सोते भी नहीं हो। फिर 2 दिन बाद में आपको समझ में आ जाता है दुनिया पितल दी है, कोई ज्यादा लेना देना क्या पढ़ा है।
वो उसका हुआ होगा वैसे सिलेक्शन, फिर आप वैसे विचार दिमाग में लाते हो कि हर आदमी अलग अलग विचार का होता है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। हो सकता है वो 18 घंटे पढ़ा हो पर मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं 6 घंटे पढ़ के भी बन सकता हूं, इसलिए मुझे 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता। इसलिए जीवन में सर्वाधिक आवश्यक है निरंतरता। क्या आवश्यक है? भले ही आप डेली 4 घंटे पढ़े पर डेली पढ़े। स्टूडेंट क्या करता है, एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लेता है, अगले दिन 8 घंटे पढ़ लेता है, फिर 7 दिन का रेस्ट मारता है। इतने में वो जो पढ़ा था वो भी सब कुछ भूल जाता है। आप 4 घंटे पढ़ो पर डेली पढ़ो, टाइम वो भी पढ़ने का टाइम फिक्स हो, इस टाइम से इस टाइम के बीच में पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। तो बाद में शरीर जो होता है वो आपके एडप्ट कर लेता है चीजों को। अब एक दिन तो हम रात को सोते हैं 2 बजे, एक दिन पढ़ जाते हैं 10 बजे, एक दिन हम रात को 4 बजे तक ही नहीं सोते, नेटफ्लिक्स देखने लग जाते हैं। पढ़ते तो नहीं हम 4 बजे तक, नेटफ्लिक्स तो देख ही सकते हैं। तो शरीर को बेचारे को समझ नहीं आता कर क्या रहा है तू, कल सो गया था इस टाइम, आंख बंद कर ले तू। है तो शरीर को एडेप्ट बनाने के लिए भी आवश्यक है कि हम जो समय दिया हुआ है उसी समय वैसा करें। इस टाइम सोना है तो सोना है, इस टाइम में पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर वो हैबिट बन जाएगी। तो निरंतरता जीवन में लानी जरूरी है। तो नरम दल वालों का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या लेके आए, कंटिन्यूटी लेके, केवल शुरू ही नहीं किया बल्कि उसको रेगुलर बनाए रखा, उसको संगठित बनाए रखा। भाई हर साल मीटिंग बुलानी, अलग अलग कोनों में मीटिंग बुलानी, आज मद्रास में करेंगे, कलकत्ता में करेंगे, ज्ञापन तैयार करने, अंग्रेजों को देख के आने, अगली बार वापस उन पर चर्चाएं करनी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लोगों से मीटिंग भी नहीं होती, कार्य शुरू होते हैं, कार्य कभी भी समाप्त होते नहीं है, पर ये उसको एकदम उस सिरे तक लेके गई, ये बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने ये कहा कि भाई हम सभी क्षेत्रों के सभी धर्मों के लोगों को शामिल लेंगे। सभी धर्मों के लोगों को शामिल लेंगे तो कोई ये सवाल नहीं उठा सकता हिंदुओं की पार्टी है, कोई ये नहीं कह सकता मुसलमानों की पार्टी। आप देखो देश में मेजोरिटी हिंदू रहे होंगे, ओबीसी बात है, कांग्रेस में भी ज्यादातर कौन रहे होंगे, हिंदू। फिर भी मैंने आपको बताया था पहले अधिवेशन का अध्यक्ष है ईसाई, दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष है पारसी, तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष है मुस्लिम, चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष है अंग्रेज। ताकि कोई ये ना कह दे कि सब हिंदुओं की पार्टी है, कोई ये ना कह दे कि तो बॉम्बे बॉम्बे वालों की पार्टी है। इसलिए पहली मीटिंग बॉम्बे, अगली मीटिंग कलकत्ता, अगली मीटिंग मद्रास, अगली मीटिंग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब क्षेत्रों के अंदर जा रहे थे। इन्होंने आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष बनाया था। क्या बनाया था? सेकुलर फॉर्म देने के अंदर सफल रहे थे, वरना तो कोई इल्जाम लगा देता। अंग्रेज 2 मिनट में मुसलमानों को अलग कर देते, पर कई साल तक अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इनका आंदोलन कैसा था, धर्मनिरपेक्ष। आप सोच के देखो 1885 में जब इनकी स्थापना हुई तब इन्होंने कहा कि अंग्रेज कैसे लोग हैं, न्यायप्रिय अंग्रेज है जो हमारे देश के लिए क्या है, देवीय वरदान। तो अंग्रेजों को क्या लगा होगा ये सुन के कि ये लोग अपने फेवर के हैं, अपने खिलाफ है। ठीक लोग है यार, अपने को बातें बताए। फिर स्थापना भी कौन कर रहा है, एयो ह्यूम। एयो ह्यूम भी अंग्रेज है और ये बातें भी एकदम वैसी करें, अंग्रेज बहुत बोले। आप इस बात को ठीक उल्टा कीजिए, यदि एयो ह्यूम इसका संस्थापक ना होता, कोई दूसरा होता और ये शुरू में इस प्रकार की बातें करते कि अंग्रेजों का शासन खत्म कर देंगे, भाई साहब कल सारे हथियार लेके आना और इन अंग्रेजों को बता देंगे हम क्या कर सकते हैं, जैसा 57 की क्रांति में कहता चुन चुन के हम मारेंगे, तो क्या अंग्रेज मीटिंग करने देते? क्या राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ पाता? इसलिए शुरू शुरू में इतनी मीठी मीठी बातें की अंग्रेजों को समझ भी नहीं आया ये हमारे खिलाफ है। 20 साल तक मीठी मीठी बातें की, 1906 में कहा आजादी चाहिए। अंग्रेजों ने कहा हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, यार तुम हमारे साथ है वैसा, बस इतने ही साथ थे अपने, अब हम तुम्हारे साथ है। अरे यदि शुरुआत में फड़फड़ करते तो अंग्रेज पांखड़े काट देते शुरुआत के अंदर ही। तो राष्ट्रीय आंदोलन को अंग्रेजों के दमन से बचाने में सफल रहे। अंग्रेज इसको सप्रेस नहीं कर पाए, अंग्रेज इसको दबा नहीं पाए। क्यों? नरम नरम बातें की। कैसी बातें की? नरम। दूसरा, इन्होंने एक बात बड़े जोर शोर से करनी शुरू की थी, उसमें भी एक आदमी का नाम सबसे बड़ा, दादा भाई नौरोजी। कौन आदमी? दादा भाई नौरोजी ने कहना शुरू किया कि अंग्रेजों का राज किस तरीके से खराब है, ये उन्होंने सबसे पहले बताना शुरू किया। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, धन का निष्कासन। क्या सिद्धांत दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ। कौन सा सिद्धांत दिया बताओ, देखे समझना, देखो ना आगे खूब काम आएगा अपने, इससे खूब अच्छे सवाल बनते। 2 वर्ड है, एक है धन, एक वर्ड क्या है, निष्कासन। धन तो मतलब रुपए हो गए, निष्कासन निकलना। धन निकल रहा है किधर से किधर, इंडिया टू ब्रिटिश। किधर से किधर जा रहा है धन? भारत से ब्रिटेन। भारत का धन कहां जा रहा है? ब्रिटेन। उसका कोई भी फायदा भारत को होता नहीं। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं, मैं मान लो यहां भारत में नौकरी करता हूं, मान लो मैं को जयपुर में नौकरी करता हूं और मेरे को, मैं स्प्रिंग बोर्ड में नौकरी करता हूं, मेरे को मान लो रुपए मिलते हैं 50,000।
तो मैं 50,000 रुपए का क्या करूंगा? तो मान लो मैंने 10,000 रुपए मेरे मकान मालिक को किराया दिया, मेरे मकान मालिक उन 10,000 रुपए का क्या करेंगे? उन्होंने 5,000 रुपए का अपनी गाड़ी में तेल भरवाया। पेट्रोल पंप वाले भैया जिनको 5,000 का तेल भरा वो क्या करेंगे? उन्होंने 3,000 रुपए की सब्जी खरीदी। 3,000 की जिनको सब्जी मिली वो भैया क्या करेंगे? उन्होंने 2,000 रुपए का राशन का सामान खरीदा। 2,000 का राशन का सामान खरीदा, वो क्या करेंगे? उन्होंने उसमें से 1,500 रुपए जो है वो अपने कपड़े धोने वाले को दिए, वो धोबी भैया उनको दिए। उन्होंने 1,500 रुपए का क्या किया? उन्होंने मान लो उनमें से 500 रुपए जो है उसकी कोई तेल साबुन क्रीम कुछ खरीद के लाए, कॉस्मेटिक आइटम खरीद के लाए। वो जो 500 रुपए जिनके पास गए, उन्होंने उनके पास ऐसे कई ग्राहक आए, उन्होंने 500 500 500 इकट्ठे किए, अपने बेटे का स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन करवाया, रुपया घूम के वापस आ गया। आ गया? यहां का रुपया यहीं खर्च हो रहा है। इसलिए कहा जाता है आपका खर्चा किसी की आमदनी है, आपका खर्चा किसी की। और सारे लोग यदि खर्चा नहीं करेंगे, पैसे दबा दबा के बैठ जाएंगे, तो किसी की भी आमदनी होगी नहीं, तो देश की इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। इसलिए इकोनॉमी में कहा जाता है कि खर्चा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? खर्चा। आप खर्चा करोगे तो किसी के पास पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो वापस और इकोनॉमी का रूटीन घूमता रहेगा। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक अंकल है, वो रहते हैं ओमान। कहाँ रहते हैं? ओमान एक देश है, खाड़ी देश है ओमान, इराक ईरान के पास ओमान नाम का देश है। मस्कट, मस्कट राजधानी है ना। तो ओमान के अंदर मेरे अंकल रहते हैं, और हमारे गांव के खूब सारे लोग इधर ओमान रहते हैं ना, खाड़ी देशों में शेखावटी के लोग खूब रहते हैं। अब मेरे अंकल को भी वहां 50,000 रुपए मिलते हैं। मेरे अंकल का क्या मोटिव रहता है? उनका रहता है कि मैं 50,000 में कम से कम में खर्चा चला लूं, बाकी हमारे गांव भेजूं, ताकि उनके बच्चों के, उनकी वाइफ की काम आ सके। तो मान लो 5,000 रुपए तो ओमान में खर्च करते हैं अपने खाने पीने पे। उन्होंने एक ऐसा कमरा ले रखा है जिसमें दिन की शिफ्ट में अलग लोग रहते हैं, रात की शिफ्ट में अलग लोग रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है? सोना ही तो है। दिन में इतने सो जाएंगे, रात को इतने सो जाएंगे। अपने ज्यादा बड़ा कमरा ले क्या करेंगे? एक कमरे में 7 लोग नीचे सो जाएंगे, अपने अपने खर्चा बचा कम करते हैं भाई। अब 45,000 रुपए उन्होंने भेज दिया हमारे गाँव, उनकी वाइफ और उनके बच्चों के लिए। वो 45,000 रुपए का खर्चा कहाँ होगा? भारत। कमाई कहाँ हुई? ओमान। ओमान की कोई काम नहीं आ रहे हो पैसे। पैदा कहाँ हुए? ओमान। खर्चा कहाँ हो रहा है? भारत। ओमान के क्या काम है? ये धन का निष्कासन है। अंग्रेजों के टाइम में ये हो गया था। भारत में राज कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल अपने यहाँ कलकत्ता में बैठा है, तनख्वाह कौन देगा? भारत। खर्चा कहाँ करेगा? इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक यहाँ पर आया हुआ है, कोई लड़ने के लिए सेनापति यहाँ पर आया हुआ है, तनख्वाह कहां से लेगा? इंडिया। खर्चा कहां करेगा? इंग्लैंड में। वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मैनेजिंग बॉडी होती थी, उसको बोलते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते? क्या बोलते उसको? 24 लोग लंदन में बैठते। कितने लोग? कहां बैठते? तनख्वाह यहां से जाती। तनख्वाह कहां से जाती? भारत से जाती। खर्चा कहां होगा? भारत के कोई काम नहीं आ रहा। ये का ये वहां पर एक ब्रिटिश संसद की एक कमेटी हुआ करती, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या थी? कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसमें 6 मेंबर थे। कितने मेंबर? कहां रहते हैं वो? लंदन। तनख्वाह कहां से? वहां पर बाद में 57 की क्रांति के बाद एक बनाई गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत परिषद। क्या बनाई गई? 15 मेंबर थे उसमें। कितने मेंबर थे? रहते कहां पर है? लंदन। खर्चा कहां से जाता है? इवन ये तक था कि ब्रिटेन की सेना लड़ने के लिए गई मिस्र। ब्रिटेन की सेना कहां पे लड़ने के लिए गई? ब्रिटेन और मिस्र की, इजिप्ट, इजिप्ट देश है, इजिप्ट की और ब्रिटेन की लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई चल रही है? इजिप्ट और ब्रिटेन। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर राज कर रही है? इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को आ गया तू तेरी सेना इजिप्ट भेज। तो भाई हम क्यों जाए इजिप्ट लड़ने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक कहां के? भारत के। हम लड़ने के लिए वहां पर क्यों जाए? कि वहां पर लड़ने के लिए इसलिए जाना है क्योंकि ब्रिटेन लड़ रहा है वहां पे। तो ये जब लड़ने के लिए जाएंगे इनकी सैलरी कौन देगा? ब्रिटेन के लिए लड़ रहे हैं तो सैलरी कौन दे? ब्रिटेन। नहीं, सैलरी इंडिया देगा। इस बात पे रिपन इस्तीफा दे गया था। इस बात पे रिपन ने क्या दे दिया? तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, सैलरी तुम दोगे। इंग्लैंड ने कहा तुम फर्जी बातें मत कर, सैलरी इंडिया देगा। ऐसे ही मान लो ब्रिटेन का कर्जा है अमेरिका में, कहां पर है? कर्जा चुकाना पड़ेगा, कर्जा इंडिया से भेज दो। उनका हमारा इंडिया में राज है, एक जगह लाभ हुआ, एक जगह घटा हुआ, तो यहाँ का लाभ कहां भेज दो? यहाँ। पैसा इंडिया का तो बाहर चला गया, इंडिया के कोई काम नहीं है। यहाँ पर यदि वो पैसा खर्च होता तो मान लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे किसी के पास मैं रुपए लेता हूँ, मैं मेरे मकान मालिक को देता हूँ, मकान मालिक के पास मैंने 10,000 रुपए दिए। ऐसे मकान मालिक के पास कई मकान और उसके पास रुपए है, तो मकान मालिक ने एक फैक्ट्री लगा ली। क्या लगा ली? फैक्ट्री में 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके पास भी रुपए आएंगे। घूम रहा है ना सर्किल। और यही वो मकान मालिक पैसे अमेरिका भेज दे, यहाँ काम नहीं आएंगे। धन का निष्कासन क्या है? दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटेन का राज इसलिए हमारे लिए खराब है, बाकी तुम भले लोग हो, देवता का वरदान हो तुम न्यायप्रिय हो, पर भाई साहब हमारा यहाँ का पैसा तुम कहाँ लेके जा रहे हो?
और हमारे यहाँ के लोगों को उसका कोई भी फायदा, हमारी पर कैपिटा इनकम साल की 20 रुपए है, एक आदमी इतना ही कमा रहा है भाई साहब, हमारा सब कुछ तुम्हारे देश में चला गया है। ये कुछ वैसा है कि गंगा नदी के किनारे से सब कुछ सोख लिया जाए और टेम्स नदी के किनारे ले जाके निचोड़ दिया जाए, फिर गंगा के किनारे आओ, पूरा पानी यहां से भरो, टेम्स में ले जाके डाल दो। तो इसे गंगा को तो कोई फायदा नहीं है ना, फायदा केवल किसको है, टेम्स। गंगा मतलब भारत, टेम्स मतलब ब्रिटेन। भारत से पैसा लो, इंग्लैंड के अंदर डाल दो, उसका भारत को कोई भी फायदा नहीं। इन लोगों ने इस बात को सबसे पहले पॉपुलर किया था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, इकोनॉमी आती थी। भाई पढ़े लिखे को ही आएगी इकोनॉमी, तो इन्होंने सबसे पहले कहना शुरू किया। और लोगों के और कोई बात समझ आए नहीं आए, पैसे वाली फटाफट आती है ना। ऐसे आप किसी को कि भाई देश में ये हो गया ये हो गया, तो उसके पले नहीं पड़ती, उसको ये कहते हैं ना तेरा रुपया जा रहा है, तो उसको समझ आता है कि हाँ साहब अपनी जेब ढीली हो रही है, अपने रुपए जा रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि नरम दल वालों ने कौन से सिद्धांत को लोकप्रिय किया था, धन का निष्कासन, कौन सा। तो इससे अब ये लोगों को जब पता चलेगा कि अंग्रेज हमारा पैसा लूट लूट के लेके जा रहे हैं, तो भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद आएगा कि नहीं आएगा। किस वजह से आ रहा है, आर्थिक रूप से, इसलिए इसको बोलते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं, तो भारत में सबसे पहले इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया था, आर्थिक राष्ट्रवाद आया था। सबसे पहले लोगों को ये महसूस हुआ कि यार हमारा यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है। तो नरम दल वालों का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया। अब इसके लिए कोई बड़े हथियार लेके जाने की आवश्यकता नहीं, बस लोगों को मीटिंग में समझाना था, देखो साहब कैसे अंग्रेजों का शासन अपना रुपया यहाँ से लेके जाता है। सामने अंग्रेज बैठे रहते, मीटिंग में अंग्रेज आते, तो भी दादा भाई नौरोजी कह देते वैसा ये देख लो यार, ये पिछली बार इतना हुआ था, इतना चला गया। अंग्रेजी कहते हाँ हाँ जा तो रहा है यार, क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा हमने पहले दिन ही कहा था भाई कांग्रेस क्यों बनी, कांग्रेस इसलिए बनी कि अंग्रेजों को बता सके शासन में क्या क्या सुधार करने। अंग्रेजों ने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि यार भारत में क्या समस्या नहीं, इसलिए ह्यूम ने कहा मैं एक पार्टी बना लेता हूँ, पढ़े लिखे लोग बता देंगे भारत में क्या समस्या है, मुझे पता चल जाएगी, मैं अंग्रेजों को बता दूंगा, तो अंग्रेज क्या कर देंगे, सुधार। तो कांग्रेस की वजह से अंग्रेजों को सुधार भी करने पड़े। मैंने पहले ही बताया था आपको कि कांग्रेस बनी थी, शुरुआत में 9 प्रस्ताव पारित हुए, उनमें भी एक प्रस्ताव ये था कि आईएएस का पेपर भारत में करवाओ, और आईएएस के लिए जो एज लिमिट है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया। तो अब यदि भारत में करवाना पड़ेगा तो कोई बॉडी होनी चाहिए ना जो भारत में करवाए। अब जैसे कौन करवाता है आईएएस का पेपर, कौन करवाता है ये, तो इन्होंने उस टाइम कहा था यूपीएससी बनाओ। क्या बनाओ, यूपीएससी नहीं भाई, यूपीएससी का मतलब क्या है, एक कमीशन है जो कमीशन पेपर करवाता है। तो इन्होंने तब कहा था कमीशन बनाया जाए, अंग्रेजों ने बनाया 1886 में अपने यहाँ पे बना दिया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने जब गवर्नर जनरल पढ़े होंगे तो बीच बीच में कुछ ऐसे नाम पढ़े होंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया गया था, पढ़ा है सर। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, पढ़ा था। अंग्रेज हर 20 साल में सुधार करते थे भारत में। कितने साल में, भारत में राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन कर रही, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चेक करती ब्रिटिश संसद, कौन करती भाई, ब्रिटेन एक देश है, ब्रिटेन देश की एक संसद है, ब्रिटेन की एक कंपनी भारत में राज कर रही है, कंपनी का नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी ढंग से राज कर रही है कि नहीं कर रही है चेक करना पड़ेगा, तो चेक कौन करेगी, उनकी पार्लियामेंट। कितने साल में, 20 साल। तो जैसे पहली बार चेक किया था 1773 में, पहली बार कानून कब बनाए थे, पहली बार रेगुलेट किया था, पहली बार क्या किया था, इसलिए 1773 वाले एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था, फिर हर 20 साल में करते। हर 20 साल में ना, देखो 20-20 साल में हो रहा है। अब 53 में चेक किया, 57 में क्रांति होगी, 57 में क्रांति होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज क्या कर दिया गया, समा, ईस्ट इंडिया कंपनी है ही नहीं भाई साहब। तो अब राज कौन करेगा, संसद ने काम खुद कर लेंगे। तो पहले तो इंग्लैंड की एक कंपनी राज कर रही थी, अब इंग्लैंड देश खुद राज करने लग गया। अब इंग्लैंड देश में राज कौन करता है, वहां पे राजा होता है, राजा क्या बोलते हैं, क्राउन। तो अब भारत का राज भी कौन देखेगा, क्राउन। कौन देखेगा, क्राउन के अधीन एक पार्लियामेंट होती है, तो भारत में भी क्राउन वाली जो पार्लियामेंट है वो देख लेगी। इसलिए अंग्रेजों ने 1858 के अंदर कह दिया कि कंपनी का राज खत्म है, अब राज कौन करेगी, पार्लियामेंट, अब राज कौन करेगा, क्राउन। 1858 में कह दिया, फिर कहा भाई कानून बनाओ, भारत के लिए कानून बनाओ। तो क्राउन ने पहली बार कानून बनाया अपने लिए 1861। कब बनाए, पहले जो कंपनी का राज था तो हर कितने साल में कानून बनते, अब राज किसका आ गया, क्राउन। पहले कंपनी के लिए कानून कौन बनाता था, क्राउन। अब क्राउन खुद ही राज कर रहा था, कानून कौन बनाए, क्राउन अपने को चेक क्यों करेगा, कोई आदमी खुद को गलत थोड़ी मानता है कि भाई कंपनी सही कर रही है कि नहीं कर रही, कौन चेक कर रहा है, क्राउन। क्राउन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्राउन ने कहा मैं सही करता हूं, मैं गलत थोड़ी करता हूं, इसलिए क्राउन ने कानून ही नहीं बनाया। 85 में बनी कांग्रेस, कांग्रेस कब बनी, तो कांग्रेस ने कहना शुरू किया चेक तो करो,
तुम सही करते होंगे कोई बात नहीं, पर देख तो लो, थोड़ा बहुत को नट बोल्ट ढीले हो तो टाइट करो। इसलिए 1892 में कानून बनाया गया। कब बनाया गया? अच्छा, क्राउन, अब क्राउन का मतलब क्या हो गया? ब्रिटेन का राजा। तो ब्रिटेन में क्या व्यवस्था होती है? ब्रिटेन में व्यवस्था होती है, एक राजा होता है, उसके नीचे एक मंत्रिमंडल होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, संचार मंत्री, व्यापार मंत्री, वाणिज्य मंत्री, सब मंत्री होते हैं अलग अलग। अब क्राउन को कहा गया भारत भी तू देख, एक बना भारत मंत्री, एक कौन बना? भारत मंत्री। उस भारत मंत्री को बोलते थे भारत सचिव। क्या बोलते? उसके नीचे 15 लोगों की होती भारत परिषद। क्या होती? तो अब भारत के सारे मामले कौन देखेगी? भारत परिषद। तो जो भी कानून आते उनको बोलते भारत परिषद अधिनियम। क्या बोलते? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो जैसे 1858 में आया तो इसका नाम क्या है? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। 1861 में आया तो इसका नाम क्या है? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो अब कब आया आपका? 1892। अब कब आया? 1892। 1892 के अंदर क्या आया? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये जो दौर था 20 साल का, ये किसका दौर है? आर्थिक राष्ट्रवाद। मतलब किसकी बातें हो रही है? धन की। तो कांग्रेस ये भी शोर मचा रही थी कि अंग्रेज खर्चा ज्यादा करते हैं। अंग्रेज कैसे? सैलरी ज्यादा देते हो भाई साहब, इन आईएएस करी तो सैलरी किस बात की दे रहे हो? फिर हथियार क्यों मंगाए थे? क्या करोगे? किससे लड़ोगे तुम लोग? तो खर्चा ज्यादा करते हो तुम लोग। तो अंग्रेजों पे दबाव बनाया, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो। अब अंग्रेज ऐसे तो कैसे कहते हम खर्चा ज्यादा करते हैं? तो अंग्रेजों का हम चेक करेंगे, कम कर रहे हैं ज्यादा करेंगे। हाँ, चेक तो करो कम से कम, ज्यादा हो रहा हो तो कम कर लेना, ज्यादा नहीं हो रहा तो कम मत करना। तो खर्चा चेक करने के लिए कमीशन बनाया गया, वेल बाई कमीशन। एक कमी तो सीधी सीधी सी ये दिख रही है कि भाई साहब इन्होंने कहा था अंग्रेजों का राज भारत के लिए क्या है? देवीय वरदान। पर हम कहते वैसा ऐसा भी नहीं था, व्यापार करने के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? आप कहते हो साहब देवताओं ने भेजा है, हम पे आशीर्वाद है, अपने को सुधारने के लिए आए। ऐसा कुछ ही नहीं था। वो क्या करने के लिए आए थे? व्यापार। तो अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य क्या था? व्यापार। ये क्या बता रहे हैं? देवताओं का वरदान। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन का जो वास्तविक उद्देश्य था उसको लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाए। यूं शहद लगा लगा के बातें करते रहे साहब देवताओं का वरदान है, ये बातें नहीं थी। तो अंग्रेजी शासन के वास्तविक उद्देश्य को उजागर नहीं कर पाए। तो एक तो इनका जो अंग्रेजों के बारे में असेसमेंट था वो सही नहीं था, फिर जनता के बारे में भी इनका असेसमेंट सही नहीं था। और इन्होंने कहा कि भाई साहब भारतीय तो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इनको आंदोलन में शामिल। ये इस बात को समझ ही नहीं पाए कि जब तक किसी आदमी को आप आंदोलन से जोड़ोगे ही नहीं, वो समझेगा कैसे? जब आंदोलन से जोड़ोगे तभी तो आंदोलन की बातें समझेगा। ये बात बाद में बहुत ढंग से समझी थी गांधी जी ने। किसने समझी थी? उन्होंने कहा अनपढ़ ही आने, अपने पढ़े लिखे को रखना ही नहीं है पास, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर कम पढ़े लिखे लोग आ सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी अपना दिमाग लगाता है, क्यों जाऊं, कितने दिन लगेंगे, क्या फायदा होगा, ये नेता क्यों है, कितने कपड़े जोड़ी लेके जाऊं, कपड़े खराब तो नहीं हो जाएंगे। तो चार बातें सोचता है, कौन सा पानी पीऊंगा, वहां बिस्लरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आईएएस टाइप के लोग थे यार, ये सारे वकील टाइप के लोग थे। अब आया बापू, और बापू ने बाद में आगे कहना किया कि तुम पढ़े लिखे साइड में रहो रहे और एकदम देसी देसी आओ। बापू ने कहा मैं खुद ही तुम्हारे जैसा हूं, एक बंदी लंगोट, यही तो बांधेंगे, यही ओढ़ेंगे, यही पहनेंगे, ऊपर कुछ पहने नहीं, जिंदाबाद एकदम सिक्स पैक एप दिखाएंगे भाई साहब। क्योंकि भारत की जनता ऐसी थी। गांधी जी पहले सूटेड बूटेड रहा करते थे। गांधी जी बाकायदा ऊपर तो कोट पैंट, बटन बंद वाला कोट पैंट पहनते थे और शानदार हेयर स्टाइल थी गांधी जी के। गांधी जी जब इंडिया आए थे तो साल भर तक इंडिया घूमे, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सब लोगों को खादी के कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े? तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ तो उसने कहा सर खादी कितनी महंगी आती है पता है क्या? आप वकील हो, आपका बाप राजा का दीवान था, आप लंदन पढ़ गए थे, पैसे वाले हो साहब, इसलिए बातें आती है आपको खादी पहनो। खादी कितनी महंगी आती है पता है? और ये जो अंग्रेजों वाला कपड़ा आता है ना टेरिकोट, ये सस्ता आता है। खादी वाले में से ये 4-5 बन जाते हैं, पूरे परिवार के कपड़े आते हैं, उतने खादी में एक नहीं आएगा। फर्जी बातें करते हो, खादी पहननी चाहिए। तो गांधी जी को समझ में आ गया, हाँ यार मैं बातें ही इम्प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो गांधी जी अब क्या जवाब देते उस लड़के को? तो गांधी जी ने कहा ज्यादा पहननी नहीं, कम ही पहननी चाहिए। आप खुद तो पूरे सुटेड बुटेड हो। बापू ने कहा ये लो आज अपने जिंदाबाद रहेंगे, अपने ज्यादा कपड़े पहनेंगे। उसके बाद आप गांधी जी कोई फोटो दिखा दो इसमें गांधी जी ने ऊपर कपड़े पहन रखे हो। लंदन गया डोकरा तो भी जिंदाबाद गया। गोलमेज सम्मेलन में जाना है, गोलमेज सम्मेलन में वही एक लंगोट लिया हुआ। मैंने तो गांधी जी के स्वेटर और नहीं देखी। आप फोटो देखो गांधी जी की, मैं डोकरे को सर्दी लगती थी कि नहीं लगती थी? उन्हीं के अंदर नहीं है ना फोटो। कोई अपने सामने तो भाई नहीं आती, क्या पता सर्दी वाली फोटो कोई नहीं है सामने क्या है, पर नहीं है। पर वो जनता की नब्ज पकड़ गए थे।
अब जब लोगों को ये लगा ना हमारे जैसा आदमी, जैसी बात हम करते हैं वैसी बात ये करता है, जैसे कपड़े हम पहनते हैं वैसे कपड़े ये पहनता है, लोग जुड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया 1930 में, 90,000 लोग सड़कों पे थे। कितने लोग? आप इमेजिन करो यार, आज के 1 साल पहले 90,000 लोगों का सामने आना, आज ही नहीं आते। भारत में बड़ा सा अभी किसान आंदोलन चल रहा है, गिन लो कितने के लोग हैं, 10,000 15,000 हो सकते हैं, 90,000 तो जब आज तो साधन है, गाड़ी से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। जब लोगों के पास साधन नहीं था तब लोग सड़कों पे आ गए। मैं कई बार और सोचता हूँ कि गांधी जी कितने इंटेलिजेंट थे कि गांधी जी ने इस बात के लिए आंदोलन किया कि नमक पे टैक्स लगता है। किस पे टैक्स लगता है? ये दिन बात बताई थी, नमक पर नहीं की थी कि मैं? किस पे टैक्स लगता है? नमक। नमक की थैली अभी आप लाते हो मार्केट से, कितने रुपए की आती है? 20 रुपए। 20 रुपए की तो ये आती है महंगी वाली, टाटा का नमक, देश का नमक, वरना 12 रुपए की। 10 रुपए का ना, जो आयोडीन वाला अपने गांव में नमक आता है, व्हाइट थैली जो आती है जिसके ऊपर लिखा होता है आयोडीन नमक, इसको खाने से घेंगा तथा गलगंड नामक रोग नहीं होते हैं, लिखा होता है उसके ऊपर, है ना। वो थैली कितने की आती है? 10 रुपए। तो आज के 100 साल पहले वो थैली कितने की आती होगी? अब 2024 चल रहा है, वो बात 1930 की कितने की आती होगी? 5 पैसे, 7 पैसे। अब 5 पैसे की थैली पे टैक्स कितना लगता होगा? 1 पैसा, 2 पैसा। उसके लिए गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि आप जब ये बात करते हो ना, आईएएस का पेपर भारत में क्यों नहीं होता, तो गांव वाले को पता ही नहीं आईएएस का पेपर क्या होता है, तो आंदोलन में क्यों आए। उसको जब कहते हो नमक पे टैक्स लगता हो, तो अरे सब्जी वाले नमक पे लगा दिया आज आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते हैं। और देखिए आप, गांधी जी ने हमेशा कहा आंदोलन अहिंसक होंगे। कैसे होंगे? एक बार, सिंगल बार नहीं कहा कि आंदोलन में हिंसा करनी है, क्योंकि जब आप ये कहते हो ना हिंसा करनी है, तो आप सीधा सीधा महिलाओं और बच्चों को एक्सक्लूड कर देते हो। जैसे हिंसक आंदोलन होगा उसके अंदर महिलाएं नहीं आएगी, उसके अंदर बच्चे। यदि आप कहते हो अपने तो कुछ ही नहीं करेंगे, अपने तो गांव में इकट्ठे होंगे शाम को, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, महिलाएं आगे आगे जाके बैठते हैं, बाबा जी आए, अपने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। जिस आंदोलन में महिलाएं और बच्चे होगी, पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर पाएगी। गजब इंटेलिजेंट आदमी था बापू। तो उन्होंने ये बड़े जोर पे किया था, जनता को जोड़ा था। तो वो जानते थे कि जनता जब तक आंदोलन में नहीं जुड़ेगी ना, सरकारें झुकेगी नहीं। सरकारें तभी झुकती है जब बड़ी संख्या में लोग हो। कि भाई मैं कहता हूं, आप 50 आदमी कहीं जाके बैठ जाओ आंदोलन करने के लिए, सरकार बात नहीं मानती। 50,000 बैठ जाओ, सरकार दूसरे दिन घुटनों पे आई रहती है। इसका मतलब सरकार जनता से डरती तो है। ये लोग जनता को जोड़ ही नहीं पाए। जब आपने ये कह दिया कि जनता में तो राजनीतिक चेतना है ही नहीं, राजनीतिक चेतना नहीं, इसलिए उनको आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहिए, तो आंदोलन केवल मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन बन के रह गया। सरकार क्यों मानेगी बात आपकी? सरकारें भी बड़े आंदोलन से जड़ती है, सरकारें भी जन आंदोलन से जड़ती है। इसलिए जनता के सामर्थ्य को नहीं पहचान पाए थे, पब्लिक की स्ट्रेंथ क्या होती है उसको नहीं पहचान पाए थे। इसलिए जब तक नरम दल रहा, राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन नहीं बना। क्या नहीं बना? जो मास मूवमेंट होता है ना, वो नहीं बन पाया था। मुट्ठी भर लोग चश्मा लगाए हुए, 3 गुलाब के फूल टांगे हुए, 3 पेंट टांगे हुए, बिस्लरी की बोतल से पानी पी के 3 दिन मीटिंग करके चले जाया करते। इससे साहब आप जनता को नहीं जोड़ पाएंगे अपने साथ। फिर है ना युवा था ना, जो यूथ, यूथ इनसे बड़ा निराश था। यूथ को मीटिंग जब होती, मीटिंग में कहते अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, अंग्रेज हमारे रुपए को यहां से वहां लेके चले गए, तो यूथ में जोश आता है, हाँ यार अंग्रेज बहुत खराब है। फिर ये सब कहते हैं कि चलो अपने अब अंग्रेजों को ज्ञापन दे के आते हैं। तो यूथ को लगता है आज जाके जोरदार तरीके से वहां बात रखेंगे, वजह कैसे लूट लिया, कैसे पैसे ले गए, ये इतने रुपए यहाँ क्यों लगा दिए, उतने रुपए वहां क्यों लगा दिए, जवाब दो, इनका हिसाब दो हमें। लेकिन वहां इनके अध्यक्ष होते ये सारे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आगे आगे ये जाते, पीछे को 10-15 आप जैसे यूथ होते, वहां जाते, वहां जाके अंग्रेजों कहते मैं कम इन सर। उनको लगता है यार ये अपने को लूटता है यार, और इसको तुम मैं कम इन करे हो। वो कहता एक बार बाहर बैठिए, 1 घंटे बाद बुलाता हूँ। बाहर बैठे रहते 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद वो कहता केवल 3 लोग अंदर आएंगे, केवल 3 लोग अंदर जाते, एक आधा को यूथ चला जाता साथ में। वहां ये जाकर कहते साहब आशीर्वाद है आपका, बहुत अच्छा राज चल रहा है, हम राजी है एकदम। थोड़ा थोड़ा हमें लगता है थोड़ी कमी है सर, ये एक एप्लीकेशन है, थोड़ा इस एप्लीकेशन को देख लेना, टाइम मिले तो ये काम कर देना, क्योंकि आप बिजी रहते हो, क्या पता टाइम मिले नहीं मिले आपके पास, एप्लीकेशन देके वापस आ जाते हैं। वो यूथ को लगता है कि यार ये तो हाथाजोड़ी है ना, वो आदमी जो हमारा शोषण कर रहा है हम उसके खिलाफ हाथाजोड़ी क्यों करते हैं। वो बाहर आके कहता अरे सर ऐसे क्या किया, आप वहां अधिवेशन में कह रहे थे ये लूट रहे। अरे लूट रहे तो सर, तो हमने बता दिया अब ये नहीं लूटेंगे। अरे सर ये क्यों नहीं लूटेंगे, तो वापस वही करेंगे।
अगले साल वापस सेम प्रक्रिया, वापस एप्लीकेशन लेके जाते, वापस जाके कहते कि सर पिछली बार हम 10 काम बता के गए थे और आपने 3 कर दिए, धन्यवाद सर, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद, 7 और बचे, देख लेना, टाइम मिले तो कर लेना, वो ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है, ये 5 काम और ये भी थोड़ा सा टाइम मिले देख लेना। यूथ बड़ा निराश था इनसे, और यूथ को लगता था ये कोई तरीका नहीं होता, ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। क्या है? पॉलिटिकल रूप से हम क्या मांग रहे हैं? भीख, भीख मांग रहे हैं अंग्रेजों के सामने, हाथाजोड़ी कर रहे हैं। हम जनता है, ये हम पे राज कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग हैं, हमें इनसे इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी, इनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, इस प्रकार पार पड़ेगी नहीं। यूथ इतना नाराज था कि अचानक यूथ के अंदर से एक नेता उभर कर सामने आता है, बाल गंगाधर तिलक। कौन आता है? तिलक ने कभी किसी को गोली नहीं मारी। आप सिंगल जगह नहीं बता सकते कि आपको कि तिलक ने बंदूक उठा ली थी, पर तिलक केवल गर्म बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? इसलिए तिलक के आने के बाद एक नया दल आता है, गर्म दल। कौन सा आता है? सेम वही, तिलक भी वैसे के वैसे थे, पर तिलक ने थोड़े से तरीके चेंज किए। नरम दल वाले पहले एकदम सूटेड बुटेड रहा करते, तिलक ने धोती पहना, पढ़े लिखे तिलक, पढ़े लिखे थे खूब, पर तिलक एकदम धोती वोती बांध कर वैसे रखते ताकि इंडियन लगे। वो तो सारे लगते हैं अंग्रेज थे, इंडियन लगे। अब तिलक, पहले वो जब जाया करते तब उसने कहा 2 आदमी अंदर आएंगे तो अंदर 2 ही आदमी जाते, मैं कम इन सर करके जाते। तिलक का यह था, तिलक धोती की लांग एक साइड से पकड़ी हुई, 10 इधर चल रहे हैं लड़के, 10 इधर चल रहे हैं, आगे से भाई साहब आ रहे हैं, साइड में जाओ भाई साहब आ रहे हैं। तिलक उस टाइप के नेता बने एकदम, और कोई मैं कम इन सर नहीं, सीधे सीधे 20 आदमी अंदर घुसते, सीधे सीधे तिलक आगे 20 लड़के। तो लड़कों को लगता है भाई साहब की क्या चलती है, ये अंग्रेजों से पूछते भी नहीं। पहले जब नरम दल वाले जाते जाके एप्लीकेशन, सर प्लीज देख लेना, तिलक जाके एप्लीकेशन रख कर आज का आज काम करना है, काम नहीं होता था काम अंग्रेज फिर भी नहीं करते थे, पर यूथ को लगता था कि यार हमारा नेता कैसा हो, बाल गंगाधर जैसा हो। तो वो यूथ निराश हुआ था इनकी कार्य प्रणाली की वजह से, इनकी पॉलिटिकल मेंडिकेसी, इनकी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के कारण। फिर दूसरा, ये ज्यादातर नरम दल वाले वकील थे, तो इनका काम वकील करना था, पॉलिटिक्स करना इनका काम नहीं था। तो साल में 3 दिन अधिवेशन करते, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर मीटिंग की। फिर अगले 1 साल तक अपने वकील, आईएएस, जो ये बड़े बड़े पद पर होते वो काम करते। अगले 3 दिन फिर आए, अगले 3 दिन फिर आए, बीच के 362 दिन ये कुछ भी करते, पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करते नहीं। तो तिलक का स्टेटमेंट है, तिलक ने कहा था कि दुनिया के सारे मेंढक 3 दिन टर्राए तो बरसात नहीं होती है, तो मेंढकों की तरह टर्राते हो साहब, 3 दिन इकट्ठे हो जाते हो, वापस चले जाते हो। अश्विन कुमार दत्त एक नेता हुए थे, उन्होंने कहा था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस क्या है? तमाशा लगाते हो यार, 3 दिन मीटिंग करके वापस चले जाते हो। तो ये पॉलिटिक्स में पार्ट टाइम कर रहे थे, पॉलिटिक्स क्या कर रहे थे? अंशकालीन योगदान था, पार्ट टाइम कंट्रीब्यूशन था। ये बाद में तिलक ने आगे कहना शुरू किया कि नहीं साहब 24x7 आदमी पॉलिटिक्स करेगा तो वो पॉलिटिक्स करे, उसे फालतू इधर उधर की पंचायती करने की आवश्यकता। फिर गांधी ने तो कहा कि 24x7 नहीं, अपने तो भाई साहब 48 है तो 48 पॉलिटिक्स ही करनी है, इसके अलावा और कुछ सोचना भी नहीं है। फिर एक बात जो हम बार बार वापस कर रहे हैं, वो भी इनकी कमी थी कि इनकी सारी मांगे एलिट क्लास की है। सारी मांगे किसकी है? इसलिए मैंने आपको पहले अधिवेशन के प्रस्ताव बताए थे कि आप वो प्रस्ताव देख लो भाई साहब। एक भी सामान्य जनता का प्रस्ताव, आईएएस का पेपर भारत में करवा दो, भारत परिषद को समाप्त कर दो, है ना, रॉयल कमीशन का गठन कर दिया जाए। अब गांव के आदमी को क्या पता है रॉयल कमीशन क्या होता है, भारत परिषद क्या काम करती है, कौन जाने। आईएएस का पेपर आज भी कितने लोग देते हैं, तो उस टाइम तो और ही हालत खराब रही होगी। आपकी मांगे ऐसी है कि आपसे लोग जुड़े नहीं सकते थे, तो इनकी अधिकतर मांगे उच्च वर्ग से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? एलिट क्लास इंडियन से वो थी, इसलिए जनता इनके साथ में जुड़ी नहीं पाई। पहला चरण कब से कब तक? 1885 में कांग्रेस शुरू हुई, 1905। अब ये कर लो आपका 1905 से लेके 1919, क्योंकि 1919 के बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक ही आदमी का डंका बज रहा था, बापू बापू और बापू। तब तक इन्होंने बाकी जो मजे लेने थे वो ले लिए। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण कब से कब तक? 1905 से 1919। पहले वही नेता कौन कौन है? 3 तो वो आपके लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय कहाँ के थे? पंजाब। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र। विपिन चंद्र पाल कहाँ के थे? बंगाल। कहाँ के थे?